नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनुसुया शर्मा आज फिर अपने एक नए वीडियो के साथ। कल हमने सरकार के अंग पढ़े थे जिसमें व्यवस्थापिका का अध्ययन किया था। आज हम करेंगे कार्यपालिका का अध्ययन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से 78 तक कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में दो ही कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की जिसका उदाहरण भारत का राष्ट्रपति है या ब्रिटेन का राजा है, दूसरा है वास्तविक कार्यपालिका जिसका उदाहरण भारत का प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। तो कार्यपालिका में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है राष्ट्रपति। तो सबसे पहले हम राष्ट्रपति का अध्ययन करेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का वर्णन लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका संबंधी जितनी भी शक्तियां हैं वो भारत के राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होंगे, जैसे संसद के दोनों सदनों की निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अब दिल्ली और पांडिचेरी इन दोनों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन की विधि है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में दी गई है, जिसमें लिखा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होगा और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अनुच्छेद 56 और 57 में राष्ट्रपति का कार्यकाल दिया गया है कि राष्ट्रपति है वो 5 साल के लिए पद ग्रहण करता है और इसके अलावा वो पुनर्नियुक्त भी हो सकता है। अब राष्ट्रपति कितनी अवधि के लिए या दोबारा कितने अवधि के लिए पुनर्निर्वाचित होगा इसकी संविधान में कहीं भी व्याख्या नहीं की गई। राष्ट्रपति है वो अपना जैसे पद ग्रहण करता है, उस पदावधि के समाप्त हो जाने पर जब तक नया राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर लेता तब तक राष्ट्रपति अपने पद पे ही बना रहता है। लेकिन समय से पूर्व भी राष्ट्रपति को हम हटा सकते हैं और वो जो हटाने की विधि है वो है महाभियोग, जिसका आगे वर्णन किया जा रहा है। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता क्या है कि वह भारत का नागरिक होगा, उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, किसी लाभ के पद पर न होना चाहिए और एक लोकसभा के सदस्य में जितनी योग्यता है उतनी योग्यता भारत के राष्ट्रपति में होनी चाहिए। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति की कुछ शर्तें दी गई है। शर्तें में है कि जैसे राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण कर लेता है उसके बाद अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा और राष्ट्रपति के वेतन भत्ते हैं वो उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे और राष्ट्रपति है वो बिना किराए के अपने जो शासकीय निवास है उनका उपयोग कर सकेगी। ये कुछ शर्तें राष्ट्रपति के अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के बारे में दी गई है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन है। भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया महाभियोग उसका वर्णन किया गया है। इस पर कई बार प्रश्न भी पूछ लेते हैं तो इसको थोड़ा सा हम विस्तार से समझेंगे कि महाभियोग है वो संसद के किसी भी सदन में ये प्रस्ताव लाया जा सकता है और जब ये प्रस्ताव लाया जाता है तो संसद मान लो लोकसभा में लाया जाता है या राज्यसभा में लाया जाता है तो उस सदन के 1/4 सदस्य के उस प्रस्ताव पे हस्ताक्षर होने चाहिए और राष्ट्रपति को इस महाभियोग की 14 दिन पूर्व हमें सूचना देनी पड़ती है। अब मान लो राष्ट्रपति का जो महाभियोग लोकसभा में रखा है तो लोकसभा उसे 2/3 बहुमत से पारित कर देगा। उसके बाद वह दूसरे सदन में जाएगा, जैसे राज्यसभा में जाएगा। तो राज्यसभा क्या करता है, वहाँ जो राष्ट्रपति पे आरोप लगे हैं उन आरोपों की जाँच करता है। यदि वो आरोप सही पाए जाते हैं तो राज्यसभा उस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर देती और जिस दिन ये बहुमत से राज्यसभा पारित करती है
उसी दिन से राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। अब है राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति को भारतीय संविधान में 2 प्रकार की शक्ति दी गई है। पहली है सामान्यकालीन शक्तियाँ, दूसरी है आपातकालीन शक्तियाँ। सामान्यकालीन शक्तियों में है राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। तो जैसे राष्ट्रपति है, जैसे अनुच्छेद 53 में दिया गया कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, तो इस शक्ति के तहत वह जितने भी पदाधिकारी है उन सब की नियुक्ति करता है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री की, राज्यों के राज्यपाल की, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की, महान्यायवादी की, चुनाव आयुक्त की, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, इसके अलावा जैसे वित्त आयोग है और जितने भी अपने वैधानिक आयोग है, उन सभी आयोगों के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दूसरी शक्ति है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति का अर्थ है कि संसद और विधि निर्माण में उसको क्या शक्तियाँ प्राप्त है। जैसे संसद का सत्र बुलाना, सत्र का अवसान करना, लोकसभा को भंग करना, ये राष्ट्रपति की विधायी शक्ति में शामिल होता है। इसके अलावा कोई भी विधेयक पर जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करता तब तक वह कानून का रूप नहीं ले सकता। वित्तीय शक्ति यदि हम राष्ट्रपति की देखें तो धन विधेयक है वो राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। और इसके अलावा वित्त आयोग का गठन है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में है, वो उस वित्त आयोग का गठन भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। यदि हम राष्ट्रपति की चौथी शक्ति देखें सैनिक शक्तियाँ, तो अपने जो जल सेना, थल सेना और नभ सेना, इन तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति भारत का राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति की अन्य जो शक्ति है उसमें एक शामिल और है अध्यादेश जारी करना। अनुच्छेद 123 में कहा गया है कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और उस समय हमें कोई विशेष कानून की आवश्यकता हो तो उस समय राष्ट्रपति जो कानून जारी करता है, जो आदेश जारी करता है, उसको अध्यादेश कहते हैं। अध्यादेश का वही प्रभाव रहता है जो कानून का प्रभाव रहता है और एक बार अध्यादेश जारी करने के बाद वो 6 माह तक प्रभावी रहता है। 6 महीने के बाद जब संसद पुनः अपने समवेत होती है, यानी जब संसद का वापस अधिवेशन होता है, तो उस अधिवेशन की तारीख होने के 6 सप्ताह की समाप्ति पर यह अध्यादेश समाप्त हो जाता है। अब है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। अनुच्छेद 352, 356 और 360, इसमें राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 352 इसको कहते हैं हम राष्ट्रीय आपात। मान लो देश में युद्ध की आशंका हो, कोई बाहरी आक्रमण हो या कहीं भी सशस्त्र विद्रोह हो गया हो, तो उस समय पूरे देश में या देश के किसी भी भाग में राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। और ये घोषणा कब की जाती है? जब मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को लिखित आदेश देगा। एक बार यदि आपातकाल लागू है वो 1 महीने के लिए लागू होता है, और अगर इसको हमको बढ़ाना हो जैसे 6 माह के लिए, तो संसद के दोनों सदन है अपने 2/3 बहुमत से इसको 6 माह के लिए बढ़ा सकते हैं। दूसरा है अनुच्छेद 356, इसको कहते हैं हम राज्य में आपातकाल। राज्य में जब संवैधानिक तंत्र विफल होता है तो ये आपातकाल लागू होता है। राज्यपाल के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है, तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। इसे एक बार 2 माह के लिए लागू करते हैं और आगे बढ़ाने के लिए वही प्रक्रिया है जो राष्ट्रीय आपातकाल में है। अनुच्छेद 360, इसका नाम है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय अपने देश के वित्तीय स्थायित्व या साख पर कोई संकट आ जाए तो धारा 360 का प्रयोग कर वित्तीय आपातकाल लागू किया जाता है। एक बार में इसे भी 2 माह के लिए लागू कर सकते हैं और आगामी इसे बढ़ाने के लिए संसद के 2/3 बहुमत से इसे आगामी 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसमें क्या होता है कि संघ और राज्य के जितने अधिकारी है उन सभी के वेतन भत्तों में कटौती कर सकते हैं। तो धारा 352, 356 और 360 में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन थी। तो विद्यार्थियों, ये थी कार्यपालिका में राष्ट्रपति। अगले अध्याय में हम प्रधानमंत्री और उसकी शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।